नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। जालौन से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर रहा। 2017 से पहले प्रदेश में पहचान का संकट था। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें सपा का गुंडा। ये सरकार दंगाइयों के सामने घुटने नहीं टेकती। माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में जगह नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता था और उनके सरकार में चीजें ठीक नहीं थी। 2017 के बाद प्रदेश में माहौल परिवर्तित हुआ है। देख सपाई बिटिया घबराई, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। क्या कुछ कहा वहां पर, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है वो जालौन पहुंचे थे। उन्होंने मंच से साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कई हमला किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले सपा का झंडा देख करके बिटिया जो है वो घबरा जाती थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो उनके पार्टी के मुखिया हुआ करते थे वो कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने मंच से सपा के ऊपर तीखा हमला किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा जब से 2017 में भाजपा की सरकार आई तब से लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा देश का विकास भी हो रहा है। जालौन में उन्होंने कई परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया है और इसके अलावा जो है कई चीजों को सौगात भी दी है। जिस तरीके से जो बात करें जालौन की, तो जालौन में जिस तरीके से जालौन देवी मंदिर, रक्तंतिका माता या कालपी का व्यासपीठ या सूर्य मंदिर जो भी है उनको डेवलप करने की बात कही है। इसके अलावा जालौन जो है 5 नदियों का जिला है, वहां पर भी उसको पचनत पर बांध बनाने की बात कही है। इसके अलावा जो कालपी की यमुना नदी है उसके दोनों तरफ जो है बांध बनाने की बात कहा है। इसके अलावा कालपी के कागज उद्योग को अभी राज्य स्तर पर पहचान मिल रही है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचानने की बात कही है। निश्चित तौर पर आज जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ वो जालौन पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर जो है जालौन वासियों को लगभग 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात जो है वो दी है। बिल्कुल आशीष, अगर बात किया जाए तो अब देखिए 2027 का चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, बयानबाजी और अपने अपने तर्कस से तीर जो है वो निकलना अलग तरीके से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मुखर रहते हैं और वो समाजवादी पार्टी पर समय पर निशाना साधते हैं। उधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार होता रहता है। लेकिन एक बात अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि धीरे धीरे चुनावी मोड पे जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, साफ तौर पर आज की चुनावी जनसभा और चुनावी भाषण जो जिस तरीके से उन्होंने आज संबोधन किया है, जनता को संबोधित किया है, साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि 2027 के चुनाव की जो है तैयारियां जो है वो होना शुरू हो गई। चाहे जिस तरीके से आज का दिन जिस तरीके से रहा, चाहे वो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा हो या योगी जनसभा हो, साफ तौर पर जिस तरीके से लगा कि अब प्रदेश में जो है चुनाव का माहौल जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। 2027 के चुनाव को लेकर लोग जो पार्टी हैं वो बयान आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो है कई जो बातें हैं वो सामने रखी। सपा पर काफी हमला बोला।
सपा के लड़कियां जो है वो निकलने से घबराती थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, राहत महसूस कर रही है। इसके अलावा कहीं आने जाने में उन समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पहले गुंडे माफियाओं का राज हुआ करता था, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने मन से ये भी कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के जालौन के लोग जो बाहर जाते थे तो उनको एक अलग एक ही भावना की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जालौन जैसे लोगों को लोग जो पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिलहाल जब से सरकार बदली है, लोगों की सोच बदली है, उत्तर प्रदेश का ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बदला है, विकास हुआ है, लोग रोजगार जो है वो मिले हैं। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते। कानपुर से खबर है जहां पर धमाके की जांच में एनआईए की टीम की एंट्री हुई है। एनआईए एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से लिए गए हैं विस्फोटक सैंपल, इकट्ठा किए गए साजिश के एंगल से जांच में जुटी एनआईए। तो अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे। साजिश के एंगल से अब एनआईए की टीम भी जुट गई है। एनआईए की एंट्री हुई है। अब तक 12 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 6 पुलिसकर्मी हैं। तो कानपुर से जहां पर धमाके की जांच में एनआईए की एंट्री हुई है। एनआईए एटीएस ने मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से विस्फोटक के सैंपल लिए गए हैं। तो साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही, क्या किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं। अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वर्षा शाही मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। वर्षा, कानपुर धमाके मामले में अब एनआईए की एंट्री हो गई है, क्या जानकारी आपके पास? वर्षा बताइए। देखिए, जिस तरीके से कानपुर में विस्फोटक धमाका हुआ है उसको लेकर एनआईए पूरी तरीके से जांच कर रहा है। उसके साथ साथ यूपी एटीएस भी लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का धमाका रहा और पूरी जगह पर जैसी चीजें हुई उसको लेकर ये साफ कहा जा रहा था कि ये विस्फोटक धमाका कोई प्लानिंग के तहत थी, जिसकी वजह से अब एनआईए एटीएस पूरी तरीके से संगठित होकर जांच कर रही है और जांच में देख रही है कि आखिर क्या एंगल रहा है धमाके को लेकर। साथ ही साथ 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 12 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उस इलाके में मौजूद थे और जिस तरीके की गतिविधि इनकी थी ये पूरी तरीके से संदिग्ध मानी जा रही है। पूरी तरीके से इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच की जा रही है। 6 पुलिसकर्मी जो उस इलाके में थाने में तैनात थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ एनआईए एटीएस अब पूरी तरीके से जांच कर रही है, कई सैंपल लेकर गई है, जिस सैंपल की जांच की जा रही है कि आखिर कैसे वहां पर इतना बड़ा धमाका हो गया और इस तरीके का जो प्लेस था वो उसकी भी जांच की जा रही है। लगा जगह जगह जहां पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे थे उन सबको देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिर कैसी प्लानिंग रही है इस विस्फोटक धमाके में। बिल्कुल वर्षा, क्या इस बात की तरफ भी एनआईए की टीम अब सर्च कर सकती है या जांच कर सकती है कि कहीं कोई बड़ी कोई साजिश की तो तैयारी नहीं चल रही थी, अचानक से इस तरीके से विस्फोट होता है और चीजें बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? देखिए, इस मामले में एनआईए और एटीएस का आना और इस तरीके से जांच करना विस्फोटक धमाके का, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी साजिश बताई जा रही है। शायद एक बड़ी साजिश थी जिसकी वजह से ये पूरा विस्फोटक धमाका हुआ। तो एनआईए एटीएस अपनी तरीके से जांच पड़ताल करती है। जब जांच पड़ताल करती है तो हर एंगल को देखती है कि आखिर कैसे ये सारी चीजें हुई और किस तरीके से इलाके में इस तरीके की चीजें फैल रही थी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उस इलाके में पटाखे की दुकानें भी बहुत सारी थी, जिसकी वजह से और बड़ा धमाका हुआ और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो ये सब भी एंगल देखा जा रहा है कि आखिर ये विस्फोटक जो धमाका ठीक हुआ है उसमें कौन कौन शामिल था और किस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया और इस जी। तरीके का बड़ा धमाका हो गया। चलिए वर्षा शाही, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबर में आगे, मेरठ से खबर जहां पर एक सिपाही पर रेप का आरोप लगाया गया है। नौकरी का झांसा पीड़िता ने किया। बताया जा रहा है कि
एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता। बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं मेरठ से, जहां पर एक सिपाही पर रेप का आरोप लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ पंकज गुप्ता मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। जी, आपको बता दूं कि मेरठ के एसएसपी ऑफिस से आज एक महिला पहुंची थी और उसने एक सिपाही पर आरोप लगाया। उसका कहना था कि जो सिपाही है उसकी मुलाकात, यानी कि जो महिला थी उसके भाई का एक मामला चल रहा था, उसको लेकर जो है वो पहुंची थी। और उस दौरान जो है महिला को उसने अपने झांसे में लिया और लगातार उसके साथ रेप करता रहा और उसके बाद उससे शादी का वादा करता। लेकिन शादी के का जैसे ही उसने वादा किया और लड़की ने उससे शादी करने के लिए कहा तो जो सिपाही था वो आनाकानी करने लगा और आज महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची थी, एसएसपी के यहाँ शिकायत की। वहीं जो मेरठ के एसपी सिटी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में पहले भी 3 बार जांच हो चुकी है। लड़की के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बिल्कुल निराधार है। तो और लड़की के द्वारा लगातार इस मामले में जो सिपाही है उससे पैसों की डिमांड की जा रही है। जी पंकज, पैसों की डिमांड की जा रही है और क्या महिला की तरफ से कुछ कहा गया या पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया? जिस सिपाही एक पर जो आरोप लगा उसने कुछ बयान अपना दिया क्या? जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है एसएसपी ऑफिस पहुंची, इससे पहले भी 2 बार ये महिला यहाँ पर पहुंची थी। तो मेरठ के जो एसएसपी है विपिन टांडा ने उसकी जांच जो मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को दी थी। आयुष विक्रम सिंह ने इस मामले में पूरी तह तक जाकर जांच कराई थी। लेकिन जो सिपाही है, सिपाही को बुलाकर अपने जो ऑफिस है उसमें पूछताछ की थी। पुलिस जो सिपाही था उसने सारी बात बताई थी। जो महिला है वो काफी समय पहले उसके संपर्क में आई थी और संपर्क में आने के बाद महिला ने अपनी सहमति से जो सिपाही है उसके साथ संबंध बनाए थे और उसको अब लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। जी पंकज, सवाल ये उठता है कि एक महिला इस तरीके से खुद को बदनाम क्यों करने की बात कहेगी, क्योंकि इसमें तो महिला की बदनामी होगी। अगर सत्यता नहीं है तो महिला बार बार क्यों कहेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पहले 2 बार इस मामले में पुलिस ने तह तक जाकर सिपाही की जांच की है, जिसमें सिपाही बिल्कुल निर्दोष साबित हुआ है। क्योंकि जो महिला है, महिला द्वारा एक ऑडियो भी महिला का जो है अब सामने आया, जिसमें महिला जो सिपाही है उससे पैसे मांग रही है और उसे कह रही है अगर तुम्हारे द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो मैं तुम्हारे जो कप्तान है, जो एसएसपी है, उससे तुम्हारी शिकायत करूंगी। आज उसी चीज को लेकर मेरठ एसएसपी के पास ये महिला पहुंची थी और इसके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें तमाम जो आरोप है वो सिपाही पर लगाए गए हैं। जी चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे वाराणसी से खबर है, जहां पर कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। बताया जा रहा है कि प्रदेश में औषधि विभाग का चेकिंग अभियान जारी है। तो अभियान के दौरान सिरप के नमूने इकट्ठा किए गए हैं। अब तक कुल 27 नमूनों की जांच के लिए भेजे गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के निर्देश पर चलाया अभियान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। वाराणसी से खबर है, जहां पर कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। प्रदेश में औषधि विभाग का चेकिंग अभियान के दौरान सिरप के नमूने इकट्ठा किए गए। अब तक कुल 27 नमूनों की जांच के लिए भेजे गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अब सिरप के नमूने लिए जा रहे हैं, सैंपल के लिए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप की वजह से मध्य प्रदेश में 20 और राजस्थान में लगभग 6-7 बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में खासकर वाराणसी में अभी टीम पहुंची है जांच करने। क्या जानकारी आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बनारस में भी जो है लगभग हम बात करें तो बनारस मंडल यानी कि बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये सब मिला के लगभग 27 नमूने जो है कलेक्ट किए गए हैं और उनको प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। और हमारी जो बात हुई थी आज औषधि प्रशासन के जो ड्रग के असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स हैं, उन्होंने बताया कि तमाम हमारी जो टीमें हैं, तमाम जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं,
इन जगहों पे जाके नमूने कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो बनारस में लगभग 12 के आसपास जो नमूने कलेक्ट किए गए हैं, कुल मिला के 27 नमूने हैं जिनको प्रयोगशाला में भेजा गया जांच करने के लिए। और पूरी जो भी इस टाइप की जो कफ सिरप है, जो प्रतिबंधित टाइप से है या इनका सॉल्ट उससे मिलता जुलता है, उसको जब्त किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए संस्तुति भी की जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी ऐसे ही जो है कार्रवाई ड्रग विभाग द्वारा की जा रही है। जी सौरभ। बिल्कुल पंकज, देखिए कुछ जैसा कि आप बता रहे बनारस मंडल की बात करें, कुछ ऐसे भी मेडिकल संचालक हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। जब ड्रग इंस्पेक्टर चेकिंग करने आते हैं वो शटर गिरा के भाग जाते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं। ऐसे लोगों पर भी अब नकेल कसने की जरूरत है जो गलत तरीके से काम करते हैं और जब ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं तो वो भाग जाते हैं। क्या ऐसे लोगों पर भी अब चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि मामला अभी संवेदनशील चल रहा है। पता चला शटर वाले जो बंद करके भागे हैं उनके शटर के अंदर जो है इस तरीके की दवाइयां हों। जी बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा। अभी जो बातचीत के दौरान उन्होंने बताया असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स ने कि ऐसे कई जगह हम लोग गए जहां दुकानें लोग बंद करके भाग गए या उनका जो फार्मासिस्ट नहीं था तो उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया और उनको नोटिस इशू किया गया है कि किन परिस्थितियों में आप बिना फार्मासिस्ट के जो है मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या लाइसेंस आपके पास है या नहीं है। इन तमाम पहलुओं पे जो है जांच प्रक्रिया इनकी बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, लगभग 2 दर्जन बच्चे मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला के अब तक उनकी जो मौतें हो चुकी हैं, तो उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त लहजे में उन्होंने आदेश दिया था कि इस तरीके की कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में ना होने पाए और इसके लिए विशेष रूप से जो औषधि विभाग है उसको निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में तमाम जो छापेमारी चल रही है, जांच प्रक्रिया चल रही है और जिनके पास ऐसी चीजें जो बरामद हुई है उसको प्रयोगशाला में जो भेजा गया है। तो कुल मिला के बनारस मंडल में जैसा मैंने बताया कि 27 नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं और साफ तौर पे जो ड्रग कमिश्नर कहना है कि जो भी अनियमितताएं होंगी या वो प्रयोगशाला में जांच में सही नहीं पाएगा तो उनके खिलाफ जो है निश्चित तौर पे बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी सर। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे बांदा से खबर जहां पर ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक से 8 कुंटल गांजे की खेप बरामद की है। मौके से एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 2.5बांदा से खबर जहां पर ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक से 8 कुंटल गांजे की खेप बरामद की है। मौके से एक शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध गांजा आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। तो बादल से खबर जहां पर ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस। सत्यम सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझाएं और बताएं। देखिए, निश्चित तौर से हमीद बांदा जनपद में जिस तरीके से लगातार जो गांजा तस्कर हैं वो सक्रिय थे, इसी को लेकर के जो है कल मटौन पुलिस और एसओजी टीम को जैसे ही जानकारी मिली तो उनके द्वारा जो है एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। तकरीबन 8 कुंटल गांजा के आसपास जो है ये बरामद किया गया है। संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है और इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लिहाजा इस पूरे मामले का लेकर के जो है
जब हमने संबंधित जो एसपी पलाश बंसल है उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इसके जो भी चैन्स हैं उनको भी जो है तोड़ने का काम किया जाएगा। जो मुख्य सरगना है वो अभी भी फरार है, उसको लेकर के जो है लगातार दबिश दी जा रही है और निश्चित तौर से जल्द ही गिरफ्तारी का भी दावा किया गया। जी बिल्कुल। अगर सत्यम अगर बात करें, ये जो पकड़े गए हैं लोग, इनके नेटवर्क कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे, कुछ इसके विषय में कुछ जानकारी मिली क्या? बिल्कुल, प्रथम दृष्टया की यही बताया गया कि जो मुख्य आरोपी है वो बबेरू थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये जो खेप लाई जा रही थी ये उड़ीसा और बिहार से होते हुए ये आसपास के जनपदों में जो है सप्लाई करने के लिए लाई जा रही थी और ये पूरी खेप महोबा जनपद पहुंचाई जा रही थी, जिसको लेकर के जो है जैसे ही बांदा जनपद में ये प्रवेश करते हैं और एसओजी टीम को संबंधित थाने को जैसे ही जानकारी मिलती है और दबिश देती है तो एक आरोपी जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार करती है और वो साफ तौर से जग जाहिर करता है और बताता है कि ये पूरे मामले का जो भी सरगना है वो उनका पूरा नाम बताया। इसके बाद में जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी दबिश के लिए टीम जो है वो दबिश दे रही है। जी चलिए सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे बरेली से खबर, जहां पर कुख्यात डकैत एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल राहुल घायल। तो 7 जिलों में हत्या डकैती समेत 19 मामले दर्ज। 2012 में बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 32 बोर कैश और मोबाइल फोन बरामद किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 7 जिलों में हत्या डकैती समेत 19 मामले में वांछित डकैत को ढेर कर दिया गया है। 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं, 32 बोर कैश, मोबाइल और बाइक जब्त किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।